किसान संदेश के इस एपिसोड के प्रायोजक हैं भव्या ऑर्गेनिक। जीते जिंदगी की जंग भव्या ऑर्गेनिक के संग। 100% नेचुरल, पूरी तरह जैविक, पूरी तरह प्राकृतिक। भारतीय भोजन की थाली में चपाती, 2 सब्जी, दाल चावल, अचार पापड़ और एक दही की कटोरी मिल जाए तो भोजन का आनंद दुगना हो जाता है। लेकिन इस थाली में एक व्यंजन यानी दाल कम हो जाए तो खाने का मजा किरकिरा हो जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। और एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूं आपका अपना खास प्रोग्राम किसान संदेश। किसान संदेश में आज किसान भाइयों आपके लिए संदेश है, खरीफ के सीजन में अरहर की जो बोनी है वो किस तरह से करें, कौन से बीज डालें, अरहर में सबसे उन्नत किस्म के बीज कौन से हैं, कम दिनों की फसल कौन सी है, क्या अरहर को खरीफ के अलावा जायद और रबी में भी बोया जा सकता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, जैसा कि मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश शुरू हो चुकी है, किसान भाइयों ने अपनी खेत जो है वो तैयार कर लिए हैं बोनी के लिए। आपके केंद्र से कितने किसान भाइयों ने जो बीज लेकर गए हैं वो कौन कौन से लेकर गए हैं? क्या अरहर मध्य प्रदेश में इस साल ज़्यादा पैदावार होने वाली है? कितने किसान लगभग आपके यहाँ से बीज लेकर गए हैं? अरहर के विषय में जैसे आपने खरीफ में अभी मैं आपको सूचित करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और आप सभी किसान भाइयों को कि भारत सरकार द्वारा पल्स मिशन चलाया जा रहा है। इसमें खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, ये 3 प्रमुख जो दालें हैं उनकी फसल को बढ़ावा देने के लिए और पैदावार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो भी पल्स मिशन के अंतर्गत किसानों को अनुदान है और रियायती दरों पर बीज दिया जाना है, उसका वितरण किया जा चुका है और चल रहा है। इसमें अरहर में जो आपने कहा, अरहर में हमारे पास हमने लगभग मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से 3000 कुंटल बीज किसान भाइयों को अनुदान पे उपलब्ध कराया जा रहा है। मूंग का उत्पादन देश में अच्छा हो रहा है क्योंकि जायद में भी होता है, तो इसलिए उड़द और अरहर 2 फसलों पे विशेषता से ध्यान दिया जा रहा है और किसानों को अनुदान पे बीज दिया जा रहा है जिससे उत्पादन बढ़े। अरहर की जो फसल है वो थोड़े लंबे दिनों में आती है, मतलब ज़्यादा दिन की फसल होती है। तो इसमें अभी उन्नत बीज ऐसे कौन से आए हैं कि कम दिनों में किसान भाई इसकी फसल ले सकें? क्योंकि ज़्यादातर किसान शायद अरहर बोने से इसीलिए कतराते हैं। अरहर में अभी क्योंकि भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि किसानों के पास नवीन किस्मों का बीज अति सुलभता से मिल सके और शीघ्र मिल सके, इसलिए केवल जो भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्में हैं जो 5 साल के अंदर की गई हैं उसको ही पल्स मिशन में रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक की किस्मों को ही इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों का जो सीड रिप्लेसमेंट रेशो है वो हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बढ़ सके, किसानों को नया बीज आदत में आए लगाने के लिए और उनकी पैदावार बढ़े। इनमें जो अरहर के मुख्य किस्में हैं जिसका बीज हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसमें GRG 152 जो लगभग 150 दिन की है लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। दूसरा हमारा IPA 15-6 जो लगभग 140 दिन की फसल है, किस्म है, उसका बीज भी हमने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया है। इसके अलावा किसान भाई जो अति शीघ्र अपना उत्पादन और बढ़ाना चाहते हैं या जिसे जो ये समस्या है कि क्योंकि अरहर तो जो प्रकृति ने बनाई है कि कम से कम जितना उसका ड्यूरेशन है वो तो फसल लेगी, लेकिन कुछ एक वैरायटी है पूसा अरहर 16
जो बहुत ही कम दिनों की फसल है, तो वो लगभग 4 महीने के अंदर 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसका बीज भी किसान भाई अपने फसल में चक्र में अपना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। सर, आपने जो वैरायटी बताई है बीजों की, इसमें एक सवाल उठता है कि प्रति एकड़ इनका उत्पादन कितना होता है, थोड़ा उसके बारे में भी किसान भाइयों को बताएं। लगभग 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन भीमा का और IPA 15 क्योंकि जितना ऐसा होता है प्रकृति चक्र में, जिस किस्म की अवधि जितनी अधिक होगी उसका उत्पादन उतना अधिक होगा, वो तो प्राकृतिक नियम है। तो वैसे ही 6 से 8 कुंटल लगभग प्रति एकड़ उत्पादन भीमा का और IPA 15-6 का होता है। इसके अलावा पूसा अरहर 16 भी 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ फसल ली जा सकती है। किसान भाई NSC से बीज लेकर गए, क्या उसके बाद उनको खेत में डालने से पहले कुछ उपचारित भी करने की ज़रूरत है या वो डायरेक्ट खेत में बो सकते हैं? जो भी किसान भाई फसल लगाते हैं, अगर प्राकृतिक खेती के अलावा जो लोग अपना रासायनिक खेती कर रहे हैं, नियमित खेती कर रहे हैं, उनको अपना जो बीज उपचार है 2 ग्राम बाविस्टीन से करना चाहिए। बाविस्टीन कार्बन डाजिम जो टेक्निकली जिसका नेम है, उससे उपचारित करने के बाद ही उसको बोना चाहिए। इससे जो फफूंदनाशी, उससे जर्मिनेशन अच्छा होता है और जो भूमि के स्तर पे जो रोग लगते हैं वो नहीं लगते हैं और जमाव फसल का अच्छा होता है। किसान भाइयों, राष्ट्रीय बीज निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रवेश कुमार जी के साथ अरहर की जो खेती है उस पर चर्चा जारी है। अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। दाल चावल भारतीय भोजन की सबसे स्वादिष्ट और लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती है, लेकिन दालों में तुअर दाल का विशेष स्थान है, जो स्वाद, पौष्टिकता और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसलिए यह न केवल आम लोगों के भोजन का प्रमुख हिस्सा है, बल्कि किसानों की आय का भी महत्वपूर्ण आधार है। मध्य प्रदेश में इसकी खेती लगातार विस्तार पा रही है। प्रदेश में तुअर या अरहर का रकबा लगभग 4.75 से 5.35 लाख हेक्टेयर के बीच है। राज्य में इसका वार्षिक उत्पादन सामान्यतः 2,70,000 टन से लेकर 5,80,000 टन तक दर्ज किया गया है। दलहन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी मध्य प्रदेश देश के कुल उत्पादन में 22% से अधिक का योगदान दे रहा है। प्रदेश में प्रति हेक्टेयर अरहर की औसत उपज 8 से 8.5 क्विंटल है, जिसे उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से लगातार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तुअर की खेती करता हूँ और हर फसल से मतलब अपन को उससे आमदनी अच्छी मिलती है। मंडी भाव में 6,000 से ऊपर भाव अपन को मिलता है। 1 एकड़ करीब खेती है जो तुअर के लिए है और वो तुअर में अपन को थोड़ा बहुत लाभ ज़्यादा मिलता है। और जो मेरे यहाँ तुअर की ज़्यादा खेती होती है और तुअर का जो मूल है वो अच्छे रेट से बिकता है, क्योंकि 6 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। इसलिए हम तुअर की खेती ज़्यादा करते हैं। प्रदेश की मोहन सरकार दलहन फसलों में तुअर, चना और मसूर, मूंग, उड़द की MSP पर खरीदी कर रही है। वहीं दलहन फसलों में सोयाबीन, सरसों पर भावांतर योजना चला रही है। धान पर भी भावांतर योजना की घोषणा की गई है। मोटे अनाज यानी श्री अन्न उत्पादक किसानों को 1,000 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज्यादा है। उसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपया प्रति क्विंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। देश को दलहन फसलों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2025 में दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया। इसके अंतर्गत प्रदेश को अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक के लिए 2,442 करोड़ का बजट मिला है। इसके साथ ही राष्ट्रीय दलहन मिशन के तहत भी केंद्र सरकार से राज्य को 354 करोड़ का अतिरिक्त बजट मिला है। इतना ही नहीं, मोहन सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 55 दलहन फसलों की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है। इसके लिए 25 लाख अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। अर्थात प्रदेश में दलहन उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मोहन सरकार की योजनाएं अब खेत से बाजार तक किसानों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। मान
लीजिए किसानों ने बोनी कर दी, पौधे में अंकुरित हो गए, 2 पत्ती 4 पत्ती हो गई। उसके बाद एक जो समस्या आती है कीटों की, उसके लिए कुछ सजेस्ट करेंगे आप, कौन से कीटनाशक का छिड़काव करने की ज़रूरत है, या अरहर में कोई जैविक ऐसा छिड़काव भी है वो किया जा सकता है? हाँ, मैं सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि मैं इसका विषय विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो भी हमने किसान भाइयों के साथ रह के और जो भी अनुभव से सीखा है, तो सबसे पहले तो किसान जब भी 10 से 15 दिन की फसल हो जाती है, उसके बाद किसानों को एक बार अपने खेतों का निरीक्षण करना चाहिए कि अगर उसमें कोई कीट है, शीघ्र अवस्था में 10 से 15 दिन की अवस्था में जो रस चूसक कीट हैं वो ही फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, अगर उनका जो स्तर बढ़ा हुआ है, नुकसान के लेवल को बढ़ा रहा है, एक टर्म होता है आर्थिक क्षति स्तर, हम लोग कृषि में उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें सभी ये जो रस चूसक कीड़े होते हैं कि भाई एक लाइन में कितने पौधे क्षतिग्रस्त हैं, उनको देख के ये निर्णय लिया जा सकता है कि उनको स्प्रे करना है या नहीं करना है। तो अगर क्षति का स्तर कम है तो स्प्रे ना ही करें तो अच्छा है। अगर क्षति का स्तर बढ़ रहा है तो कोई भी रस चूसक कीटों के लिए कोई भी सामान्य सा स्प्रे जो भी बाज़ार में उपलब्ध है किया जा सकता है। किसान भाइयों से सर मेरी बात लगातार होती है। कुछ पारंपरिक खेती करने वाले किसानों ने मुझे बताया कि पहले, आज से 20 से 25 वर्ष पहले की वो बात बताते हैं कि अरहर की फसल के साथ वो ज्वार भी डालते थे, मूंग भी डालते थे। इसके अलावा एक बीज आता था अमाड़ी का, जिससे कि रस्सी बनाई जाती, वो भी डालते थे। क्या आज जो किसान भाई आते हैं, क्या आपसे इस तरह की डिमांड होती है कि वो एक साथ ये सारे बीज ले जाते हों? लगातार रासायनिक खेती करने से भी जो कीटों में, रोगों में भी रेसिस्टेंस आ गया है, तो ये भी जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको देखते हुए किसान उसी पद्धतियों की ओर वापस लौट रहे हैं जिसमें भारत सरकार भी परंपरागत खेती के अंतर्गत, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इन सभी जो आप बता रहे हैं, ये एक इंटरकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम होता है, अंतर्वर्ती फसलें लगाना। तो ये बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे आपने कहा कि अरहर के साथ अगर हम सोयाबीन को लगाएं, तिल को लगाएं, तो इससे भी जो प्रति एकड़ जो उत्पादन और जो कुल लाभ है वो बढ़ाया जा सकता है। आप जो बीज तैयार करते हैं उसमें एक तो रासायनिक तरीके से खेती हो रही और जैविक तरीके से भी हो रही है। अभी ज़्यादातर किसान इस तरफ नहीं गए हैं। क्या बीजों से भी इन दोनों खेती का अंतर है, पैदावार और उपज का जो अंतर है वो फ़र्क पड़ता है, उससे बीज तैयार करने में भी आप ध्यान रखते हैं इस चीज़ का? कुल जो भी उत्पादन होता है उसमें अच्छे बीज का रोल होता है 20%। तो इसीलिए हम लोग किसानों को ये सुझाव देते हैं कि जो भी बीज खरीदें, अच्छे स्रोत से खरीदें, ऑथेंटिक सोर्स से खरीदें, जहाँ पे वो जिस किस्म का बीज उनको दिया जा रहा है वो उसी किस्म का हो और उसकी जो अंकुरण क्षमता है, उसकी जो भौतिक शुद्धता है, वो जो भी भारत सरकार के मानक है उसके अनुरूप हो, जिससे उनके जो खेती में अधिकतम जमाव आए। और जब तक प्लांट पॉपुलेशन नहीं होगी तब तक हम उत्पादन को भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि अच्छा आएगा। तो अच्छा बीज हमारी जो अच्छी फसल लेने के लिए प्रथम सीढ़ी है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। तो ये जो आधुनिक खेती है, तो मैं कहूँगा तो बीज उसकी कृषि की आधारशिला है, अच्छा बीज। बीज के अलावा आप किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ बढ़ने के लिए सजेस्ट तो करते ही होंगे। इसके अलावा किसान भाई आपसे और क्या अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आपकी बातचीत होती रहती है किसान भाइयों के साथ और मेरे ख्याल से आप सेमिनार भी करते होंगे, कार्यशाला भी करते होंगे। किसान भाई ज़्यादातर यहाँ पर नवीन किस्मों का बीज उत्पादन करने के लिए बहुत ही आतुर होते हैं कि भाई हमको नवीन किस्म का बीज लेना है और उसको नया बीज चाहिए। लेकिन नए बीज, ये बहुत अच्छी बात है कि नवीन बीज का किस्म के प्रति आतुरता होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक सावधानी की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, किसानों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व भी है कि उनको इसके प्रति सचेत करें कि जो भी बीज बाज़ार में मिल रहा है वो सबसे पहले तो प्रमाणित बीज लें। और अगर कोई, क्योंकि
ये प्रचलन में बहुत आ गया है। यहाँ पर जो किसानों के जो उनकी जो आधुनिक सोच का भी गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अगर वो नया बीज अपनाना चाह रहे हैं तो कई बाज़ार में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और नकली बीज किसानों को उससे थमाया जा रहा है, और ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। किसान भाइयों, भोजन की बात चल रही है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे दादा परदादा कहा करते थे, वो महाकवि घाक की जो कविताएं वो सुनाया करते थे। आज मैं आपको पुरानी यादों में ले चलता हूं और महाकवि घाक की कुछ कविताएं हैं वो आपको मैं सुनाता हूं। महाकवि घाक कहते हैं, चेते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ में पंथ आषाढ़ में बेल, सावन साग ना भादो दही, क्वारे दूध ना कार्तिक मही, अघन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ई बारे जो दे बचाए, भई घर वेद कबो ना जाए। तो महाकवि घाघ ने जो बातें बताई थी वो आज भी वर्तमान दौर में भी खान पान को लेकर मौजूद है। एक चीज़ मैंने देखी है सर कि किसानों के साथ एक दिक्कत है कि जो भी सरकारी संस्थान है, जो भी उपक्रम सरकार ने शुरू किए हैं, वो खेती को उन्नत बनाने के लिए, किसानों को मदद देने के लिए शुरू किए हैं। लेकिन मैंने देखा है किसान भाई एक गांव में यदि एक फसल चल रही है तो वो सब उसी फसल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ना कि उसको बदलाव की तरफ जाएंगे। तो क्या एक समस्या ये भी देखने को मिलती है आपको? देखिए, कोई सा भी क्रॉपिंग पैटर्न अगर किसी भी क्षेत्र में पनपता है ना तो उसके पीछे किसानों का लाभ जुड़ा होता है। ये ज़रूरी है कि अगर कोई खेती लाभ की ही नहीं होगी तो वो खेती करेगा क्यों? अगर सोयाबीन अगर पैदा नहीं हो रहा था तो हो सकता है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि किसानों के में कुछ प्राकृतिक कारण होंगे कि कोई बारिश ज़्यादा हो गई है, या फिर उसके टाइम पे मैच्योरिटी के टाइम पे बारिश हो गया, या कुछ वातावरण की पर्यावरण की कंडीशन अनुकूल नहीं रही जलवायु की तो नहीं हो पाया, तो किसान दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये शिफ्ट, ये मैं तो इसको एक विकास का चक्र ही कहूँगा। किसान भाइयों, ये चर्चा जारी है प्रवेश सर के साथ। अभी आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की धरती पर और बुंदेलखंड की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। बुंदेलखंड की लोक गायिका साक्षी पटेरिया जी का ये सुमधुर लोकगीत आप सुनिए। मैया रान गिरबारी खबर लहराइयो हमारी, मैया रान गिरबारी खबर लहराइयो हमारी, मैया रान गिरबारी खबर लहराइयो हमारी, मैया रान गिरबारी खबर लहराइयो हमारी। पहले पहर मैया ऐसे लगते हैं, पहले पहर मैया ऐसे लगते हैं, जैसे सिंह सवारी खबर लहराइयो हमारी, मैया रान गिरबारी खबर लहराइयो हमारी। तो किसान भाइयों, आपने सुना साक्षी पटेरिया जी का ये सुमधुर लोकगीत। आगे बढ़ते हैं सर, अरहर की खेती में किसान भाई आपके मुताबिक 3 बड़ी गलतियां कौन सी करते हैं जिसके कारण उनको नुकसान होता है और वो अगले साल फिर फसल चक्र बदल देते हैं? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती यही कहूँगा कि अच्छे बीज का चुनाव नहीं करना, जी, ये सबसे बड़ी गलती रहेगी। दूसरा ये कि जो बीज उपचार है वो करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी बहुत, अगर फसल का जमा भी सही नहीं होगा तो समस्या आएगी। तीसरा मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी परेशानी अरहर में होती है, जब फ्लावरिंग की पोजीशन आती है, उसकी फूल की अवस्था आती है, तब उसमें कीड़ों का प्रबंधन, कीटों का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। इसमें कोई आप जैसे कि आपने पहले कहा कि मैं कृषि विशेषज्ञ के तौर पर नहीं, एक बीज विशेषज्ञ के तौर पर हूँ, तो शायद आपको नाम याद आ जाए तो कोई कीट प्रबंधन का, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पीरियड होता है जब अरहर के पौधे में फूल आते हैं और फलियाँ लगती है और कीट उस समय ज़्यादा प्रभावी तरीके से आक्रमण करते हैं। तो आपको कोई याद आता हो तो कोई
पेस्टिसाइड के नाम बता सकते हैं या जैविक कोई उत्पाद हो इस टाइप के? देखिए, इसमें क्योंकि रेसिस्टेंस आने की वजह से मैं आप सबसे पहले तो किसानों को यही सजेस्ट करूंगा कि एक ही रसायन पे निर्भर ना रहें। अगर कोई आपने इस पे, क्योंकि लगभग 2 से 3 स्प्रे फ्लावरिंग के बाद किसानों को करने पड़ते हैं, तो वो बदल बदल के करें, एक ही रसायन का स्प्रे बार बार ना करें। इसमें लेमडा साइहेलोथ्रिन है 5%, उसका स्प्रे कर सकते हैं। एक क्लोरोट्रेनिप्रॉल होता है जिसको कोराजिन के नाम से मार्केट में आता है, वो स्प्रे कर सकते हैं किसान, क्योंकि ये सब कैटरपिलर के कंट्रोल के लिए होते हैं और वो फ्लावरिंग के स्टेज पे जो इसका फ्रूट बोरर होता है अरहर में, वो सबसे महत्वपूर्ण कीट है जो काफ़ी नुकसान अरहर की फसल को पहुंचाता है। किसान भाइयों, सर के साथ चर्चा जारी है, लेकिन अरहर की दाल पर कुछ कहावतें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक और कहावत है कि दाल में कुछ काला है, दाल नहीं गलना है। इसके अलावा यह मूंग और मसूर की दाल। एक और कहावत है, दाल भात में मूसल चंद। तो ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी हैं, दाल हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। सर, फसल निकलने के बाद एनएससी से किसान ने बीज खरीदा, अगले साल फसल उत्पादन हुआ, अच्छा हुआ, उसके बाद वो बीज किसान भाई क्या उसमें से, उस फसल में से जो बाकी है वो मार्केट में बेच देगा, बाकी उसमें से बीज रख सकता है, और बीज रखता है तो उसको किस तरह से उसको सेवा संभाल उसकी करना चाहिए ताकि अगली खरीफ में वो बोनी में डाल सके उसे? बेशक रखा जा सकता है। बीज बनाने के लिए उसमें ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। एक तो ये कि आपको बिजाई उसकी अलग से करें, उसमें किसी प्रकार का दूसरा बीज मिक्स ना हो, ठीक है। दूसरा, एक तो आपने लगा दिया, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वो दूसरी फसल से एक पृथक्करण दूरी होती है उसकी, जो आपने बीज का वो बनाया है, बीज का जो क्षेत्र बनाया है, ये स्वपरागित फसलों में 3 मीटर से दूर होना चाहिए, और परपरागित फसलों में अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है। उसकी 50 से 100 मीटर तक की जो निर्धारित दूरी है वो मानकों के अनुसार किसान लोग फॉलो कर सकते हैं। ये तो पृथक्करण दूरी की बात होगी। इसके अलावा हार्वेस्टिंग के टाइम पे किसान को वो उसका बीज जो आप बनाना चाह रहे हैं उसका ध्यान रखें। जो भी कंबाइन वगैरह हैं या हाथ से कटवाने की कोशिश करें, हाथ से कटवा के अलग से थ्रेसर से उसको निकलवाएं, जिससे वो बीज के रूप में उसमें कोई भी दूसरे प्रकार का बीज उसमें मिक्स ना हो। तो किसान भाइयों, जब भी आप प्रमाणिक बीज खरीदते हैं तो खुद का बीज भी बना सकते हैं। उसके लिए सर ने कई बातें बताई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और किसान भाइयों, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकें। उनकी बातों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन किसान भाई थोड़ा सा जो वैज्ञानिक तरीका है उस तरफ तो जाने की ज़रूरत इस समय देश में ज़रूर है। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि अरहर की फसल में कौन कौन से उन्नत बीज हैं और कौन कौन सी जो किस्में हैं उनको आप अगली फसल के लिए अपना बीज तैयार कर सकते हैं। सर ने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। स्वदेश न्यूज़ का ही वो मंच है जहां पर आप पारंपरिक खेती की बात विशेषज्ञों के साथ जानते हैं, हम आधुनिक खेती की भी बात करते हैं और किसानों के सवालों का समाधान भी देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसान संदेश के अगले अंक को लेकर और आपके साथ नई जानकारियां, नई प्रेरणाओं को साझा करेंगे। आज इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ और हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।